हेलो एवरीवन। आज हम फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, जो चार्ज क्या होता है। आज हम चार्ज से आगे डिस्कस करेंगे कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, चार्ज कितने टाइप के होते हैं और चार्ज को डेवलप कैसे करते हैं। आज हमारा ये 3 पॉइंट्स रहेगा जिसको हम डिस्कस करना है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या है, चार्ज डेवलप कैसे किया जाता है और चार्ज कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिर्फ ये समझाने की कोशिश की जो चार्ज किसे कहते हैं। थोड़ा बहुत मैंने उसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से रिलेट किया था। हमारा आज भी टॉपिक तो वही यूनिट सेम चल रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये आपका फर्स्ट यूनिट है, लेकिन आज का टॉपिक हमारा अलग है। आज है टाइप्स ऑफ चार्ज। जब हम टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो आप इसको पोलैरिटी ऑफ चार्ज भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि चार्ज 2 टाइप के होते हैं और ये दोनों टाइप जो हैं ये ठीक एक दूसरे के अपोजिट हैं, जस्ट लाइक द पोल, नॉर्थ एंड साउथ। वैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये 2 तरह के चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज को हम अगर सिंपली वे में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो दोनों ही चार्ज का डेवलपमेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से। पॉजिटिव चार्ज जब भी बात करेंगे तो हम बोलेंगे बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज पॉजिटिव चार्ज। एंड नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि जब हम चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कुछ भी, तो हमें इलेक्ट्रॉन के टर्म में ही चार्ज की बात करनी है। क्योंकि लूज या गेन सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही हम करते हैं यूजुअली। एटम में आपने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री के अंदर, एटम में जो उसको स्टेबल बनाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है। शेयरिंग इज अनदर ऑप्शन, मेरा वो पॉइंट भी नहीं है फिलहाल। लेकिन कभी भी आप प्रोटॉन के गेनिंग लूजिंग के बारे में नहीं सुना होगा कि किसी एटम ने प्रोटॉन लूज किया या प्रोटॉन गेन किया तो वो चार्ज उसके पास आ गया। हालांकि आ सकता है, प्रोटॉन के लूज गेन से भी चार्ज डेवलप हो सकते हैं अगर ये इतना इजीली पॉसिबल होता तो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे जो क्यों इलेक्ट्रॉन्स के लूज गेन से चार्ज डेवलप होता है, प्रोटॉन से क्यों नहीं होता है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स का एक पार्ट है, विल डिस्कस एट दैट टाइम। फिलहाल हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, तो उसको मैंने बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई एटम या कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं कि जैसे वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है उसके पास प्रोटॉन ज्यादा नंबर में हो जाएंगे। अब प्रोटॉन ज्यादा नंबर में हो जाने के कारण से उसके पास नेट पॉजिटिव चार्ज वो शो करेगा। मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पे कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पे बता रहा हूँ मैं। किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पे जो चार्ज होता है, चाहे वो प्रोटॉन का चार्ज हो चाहे इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, दोनों पे चार्ज सेम पोलैरिटी की होती है, ये मैंने बताया था आपको। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं।
तो जब इसकी हम टोटल चार्ज की बात करेंगे तो नेट ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूट्रल बोलते हैं एटम को। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का टर्म समझना हो तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, लेट्स सपोज 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन है किसी एटम के पास, आपने एटम गेस कर लिया होगा नियोन, मैं नियोन एग्जांपल दे रहा हूँ। नियोन एक ऐसा एटम जिसके पास 10 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है, हालांकि वो एक इनर्ट गैस है, लूज गेन पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता, फिर भी हम करा सकते हैं एनर्जी प्रोवाइड करके, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नियोन, लेट्स एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके पास अब 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 10 प्रोटॉन बचेगा। तो 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन को कैंसिल कर देगा, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच गया जो कि उस पर पॉजिटिवली चार्ज शो करेगा। सिमिलरली अगर नियोन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता तो उस पर भी सेम 11 इलेक्ट्रॉन होते, प्रोटॉन तो 10 ही है, तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेगा, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा जिससे कि उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसलिए मैंने चार्ज के जो टाइप्स को डिफाइन किया है बहुत ही क्लियर डिफाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन लूज करना मीन्स पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को गेन करना मीन्स नेगेटिव चार्ज। एक कुछ बातें और चार्ज के बारे में हम डिस्कस कर लें, उससे आगे हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। तो थोड़ा सा चार्ज को कैसे क्वांटिटी के टर्म में डिस्कस करें, चार्ज को हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करें, तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे मैं ये बात बता दूं, जो जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ये डिसाइड करते हो कि ये स्केलर है या वेक्टर है, तो उस टाइम पे ये ध्यान रखना होता है कि क्या इस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत है। ये बेसिक मैं समझा रहा हूँ, बेसिकली जो हम क्राइटेरिया करते हैं, डिवाइड करते हैं, माइंड में ये दिमाग रखना होता है क्या कि इस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन चाहिए। अगर नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है, फिर तो वो स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, लेकिन तब भी वो स्केलर क्वांटिटी ही रहता है, वेक्टर नहीं कहते उसे। उस टाइम क्या सोचना है, उस टाइम ये सोचते हैं क्या ये फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन होने के बाद भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, आई रिपीट, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। अगर ये करता है तब उसको वेक्टर मानेंगे, अगर नहीं करता है तो डायरेक्शन होने के बावजूद भी उस फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर ही कंसीडर करेंगे। एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक करंट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा ही फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी है ही, हम जितने भी घर में बोलते हैं 4 एम्पियर 5 एम्पियर, दीज आर द मैग्नीट्यूड्स। उसके पास डायरेक्शन भी होता है, हम करंट की डायरेक्शन बोलते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। हालांकि ये कन्वेंशन है, कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट हैज द डायरेक्शन despite of we say it is a scalar quantity because it doesn't follow the vector law of addition. तो बैक टू द पॉइंट, हम चार्ज के बारे में बात कर रहे थे, तो चार्ज को स्केलर क्वांटिटी में कंसीडर करेंगे क्योंकि चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। दूसरा, इसको अगर डिनोट करने की बात करें तो चार्ज इज डिनोटेड बाय Q। आप कोई सा भी Q यूज कर सकते हैं, स्मॉल करें कैपिटल करें, अप टू यू, कोई सा भी चलेगा। और चार्ज का SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट कूलाम होता है। ये कूलाम्स लॉ आगे आने वाला है, जिसके नाम पे चार्ज को यूनिट रखा गया है, वो साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे SI यूनिट है। और एक CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम से जुड़ा हुआ है, स्टैट कूलाम कहते हैं। ये चार्ज के बारे में एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन हमारे पास इकट्ठा हो गया कि चार्ज क्या है, चार्ज कितने टाइप के होते हैं,
पॉजिटिव और नेगेटिव, और चार्ज के बारे में जो स्केलर क्वांटिटी है ऐसा यूनिट उसका कूलम होता है। अब आगे हम बात करेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देखिए चार्ज की मेनली 3 प्रॉपर्टीज है और तीनों प्रॉपर्टीज ही चार्ज को एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो चार्ज का जो स्केलर नेचर है उस प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो आई एम मेकिंग अनदर हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक बात क्लियर बताई थी, जो इस फर्स्ट यूनिट में हमें जो 3-4 पॉइंट्स को कवर करने होते हैं 2 चैप्टर्स में कंबाइंड एनसीईआरटी से देखा जाए, तो उन चारों टॉपिक्स में जो कॉमन था मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, वो है चार्ज। इसलिए हम चार्ज को बहुत ही केयरफुली डिस्कस कर रहे हैं। जब चार्ज डिस्कस होगा तो ऑटोमेटिकली हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर वी डिस्कस अबाउट द फोर्स एंड अदर थिंग्स। प्रॉपर्टीज में जाने से पहले जो हमने चार्ज की जब भी पोलैरिटी पढ़ी थी उसको देखें, तो उसकी एक उसे कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज। नाम के लिए बताया तो आपको मैं, एक होता है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जो फंडामेंटल लॉ यानी कुछ अच्छा सा लॉ होगा, पर है भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लॉ है ये आपने सुना भी है, ये इसके बारे में सबने पढ़ा होगा। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ बहुत सिंपली बात कहता है, जो लाइक चार्जेस repel to each other, means there is repulsion between the like charges. Like charges means either both are positive or both are negative. जब आपके पास 2 चार्जेज हों और दोनों सेम पोलैरिटी के हों तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। और दूसरा, अनलाइक चार्जेज मतलब डिफरेंट नेचर के चार्ज, डिसिमिलर चार्ज, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, दे डू अट्रैक्शन। इसमें एक ही पॉसिबिलिटीज है, वन ऑफ देम विल बी पॉजिटिव एंड अदर विल बी नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। इसे हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके बारे में आप सबने पढ़ा होगा। लेकिन इस लॉ से ही कूलॉम्स लॉ फर्दर उसकी चर्चा होती है। कूलॉम्स लॉ इसी लॉ पे बेस्ड है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये लॉ क्या कहता है, जो लाइक चार्ज के बीच में रिपल्शन होगा, अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा। अगर मैं पूछूं आपसे, ये अट्रैक्शन रिपल्शन क्या है? अट्रैक्शन एंड रिपल्शन आर द नेचर ऑफ फोर्स। फोर्स के नेचर है ये। आपने फोर्स का डेफिनेशन पढ़ा होगा बहुत ही प्राइमरी लेवल पे, जब छोटी क्लास में थे आप, तो पूछा था व्हाट इज फोर्स, तक क्या जवाब दिया था? पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ये डेफिनेशन था हमारा। पुश और पुल इज फोर्स। इस पुश और पुल को अगर इससे कोरिलेट करोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस। हाउ? रिपल्शन। रिपल्शन मतलब क्या? पुश, दूर भगाना, धक्का देना, इज रिपल्शन। एंड अट्रैक्शन यानी कि पुल। रिपल्शन अट्रैक्शन वही पुश और पुल है। अगर 2 सिमिलर चार्ज आएगा तो वो एक दूसरे को दूर भगाएगा, पुश कर देगा, रिपेल कर देगा, यानी कि जो फोर्स लग रहा है। और पास लाएगा तो पुलिंग हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है, तो भी फोर्स लग रहा है। The fundamental law of electrostatic, talking about the force acting between the charges, and this force is known as the electrostatic force. Electrostatic force मतलब 2 चार्ज जब रुका हुआ रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, 2 चार्ज को जब आप फिक्स कर दोगे अलग अलग पॉइंट पे, तब जो उसके बीच में फोर्स लगेगा, उस फोर्स की बात हो रही है। चार्ज इन मोशन, यहाँ उसकी बात हम कर भी नहीं सकते।
तो ये हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है। आज जब इसको आप डिटेल में जाओगे तो कूलम्ब्स लॉ इसी पे बेस्ड है, जिसको हम फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम बता रहे थे, उससे पहले हमने एक चीज़ ये बताया है, जो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर आपसे बोला जाए तो कोई यूनिक लॉ नहीं है, ये यही है जो हमने बताया है। ये आप भी जानते थे पहले से, जो लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, इसी को फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। As I told you, there are three main properties of charge. Out of this, the first property is explain the scalar nature of charge. Properties of charge. First is additive nature of charge. Look at that. Additive nature. एडिटिव का मतलब हो गया एडिशन, यानी कि जोड़ना। हालांकि एडिशन हम स्केलर क्वांटिटी का ही नहीं होता, वेक्टर का भी एडिशन होता है। अब 11th क्लास में पढ़ा होगा, दो वेक्टर को अगर जोड़ेंगे तो उसको भी एडिशन कहते हैं, उसका रिजल्टेंट का अलग फॉर्मूला होता है। लेकिन चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज को अगर टोटलिंग करना हो, एज अ होल अगर चार्ज बतानी हो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी सिस्टम में, तो सिंपल उसको हम प्लस कर देंगे। अब जैसे मेरे हाथ में दो मार्कर है, इस मार्कर का मान लो मास 10 ग्राम है, इसका 12 ग्राम है, तो टोटल मास कितना होगा दोनों मार्कर का? 10 + 12 22 ग्राम। चाहे मार्कर को मैं ऐसे रखूं, चाहे दोनों हाथ में रखूं, एक ही हाथ में रख लूं, नो वेरी, क्योंकि मास स्केलर क्वांटिटी है, किसी एंगल या पोजीशन से उसका कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। सिर्फ उसको हम एल्जेब्रिकली ऐड ऑन कर देंगे तो टोटल मास मिल जाएगा। वेरी सिमिलर जो चार्ज है, चार्ज इज ऑल्सो एन स्केलर क्वांटिटी। सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम, देन इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। पर इसको आपको स्टेटमेंट में लिखना हो तो लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम is the algebraic sum of individual charges। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलते एक सिस्टम है, आर्बिट्री सिस्टम, इस पे Q1 Q2 Q3 माइनस Q4 Q5 हर तरह चार्जेज है। एक नेगेटिव ले लिया मैंने, बाकी पॉजिटिव ही है। और हमसे बोला जाए कि इस सिस्टम का टोटल चार्ज बताओ कितना। कुछ नहीं करना, हमें टोटल चार्ज निकालना है। तो Q इक्वल्स टू हमें Q1 + Q2 + Q3 + माइनस Q4 प्लस सबका प्लस कर देना, जो भी आंसर आएगा दैट इज आंसर। तो सिर्फ उसको अलजेब्रिक सम यानी कि सिंपल जो मैथमेटिक सम करते हैं मैथ में, वैसे जोड़ देना है तो हमें टोटल चार्ज मिल जाए। पर ऐसा इसीलिए कर पा रहे हैं आप लोग क्योंकि चार्ज जो है वो स्केलर नेचर का है, स्केलर क्वांटिटी है। दैट्स व्हाई वी कैन डू दिस, अदरवाइज वी हैव टू अप्लाई द वेक्टर एडिशन। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो वेक्टर लॉ यहाँ अप्लाई करना होता, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए चार्ज का जब भी टोटलिंग होगा तो स्केलर तरीके से होगा, यानी सिंपल उसको हम प्लस कर देंगे तो हमारी बात मिल जाएगी। ये पहली प्रॉपर्टीज। बात सेकंड प्रॉपर्टीज की करें तो सेकंड प्रॉपर्टीज में ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सेकंड प्रॉपर्टीज अच्छा लगेगा आपको भी। सेकंड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। डू यू नो क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन वर्ड इमर्ज वर्ड फ्रॉम क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। पैकेट इन द सेंस जो एक फिक्स नंबर के फॉर्म में, या और सिंप्लीफाई करके बोलूं तो मल्टीपल ऑफ अ फिक्स ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। किसी भी कांस्टेंट के मल्टीपल को क्वांटाइज्ड कहा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए
अगर मैं y इक्वल टू 3x लिखता हूं तो आप कह सकते हो x जो y जो है y ये क्वांटाइज्ड है, क्योंकि x की जो भी वैल्यू आप पुट करोगे नॉन जीरो वैल्यू, वो सब के सब 3 के मल्टीपल में आएगा जब उसको वैल्यू y के लिए फाइंड करोगे तो। यानी कि अगर मैं x इक्वल टू 1 लिखता हूं तो y इक्वल्स टू 3, और x इक्वल्स टू तो y इक्वल टू 6, x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 9। मतलब y की जो वैल्यू है इज द मल्टीपल ऑफ 3। कैसा मल्टीपल है? तो इंटीग्रल मल्टीपल, क्योंकि हम इंटीजर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x के लिए इंटीग्रल फॉर्मूला। सिमिलरली जो टोटल चार्ज जो होता है किसी भी सिस्टम में, वो भी इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसी के मल्टीपल में ही टोटल चार्ज होगा किसी भी सिस्टम में। इसलिए हम टोटल चार्ज जो सिस्टम का है उसे क्वांटाइज्ड कहा गया है, क्योंकि ये मल्टीपल के फॉर्म में। वो कैसे? तो देखते हैं। As I told you, to develop a charge, we lose or gain electrons. हम इलेक्ट्रॉन का लूज गेन करते हैं चार्ज डेवलप करने के। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मैं लूजिंग टर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज क्या हो जाएगा? 1 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.6 × 10⁻⁹ सॉल्व कर देंगे वही आंसर आ जाएगा। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता बाय लूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, अब यहां टोटल चार्ज निकालेंगे तो 5 इंटू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने उस पर चार्ज आएगा। अगर ये n इलेक्ट्रॉन लूज करे बाय लूजिंग n इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज क्या हो जाएगा उस पर? n इंटू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। बात ये लूजिंग की हो रही है, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है। गेनिंग की बात करते हैं यही वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए इंटीजर की बात किया जा रहा है। इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। लूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स n will be 5, gaining 5 electrons n will be -5। तो n इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो q इक्वल्स टू आ गया n इंटू 1.6 × 10⁻⁹। अच्छा, 1.6 × 10⁻⁹ को हम e लिख सकते हैं, क्योंकि e यहाँ पे e फॉर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ e का मतलब यहाँ पे एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सॉरी, एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ई से डिनोट किया गया, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ होती है। तो हमारे पास एक चार्ज का एक फॉर्मूला बन गया, Q इक्वल्स टू NE। यहाँ n इंटीजर है जिसकी वैल्यू -∞ टू +∞ हो सकती है, लेकिन इंटीजर के फॉर्म में होगी। अब इंटीजर के फॉर्म में ही क्यों, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि लूज और गेन जब भी होगा इलेक्ट्रॉन का होगा, वो भी होल इलेक्ट्रॉन का होगा। होल इलेक्ट्रॉन एज अ होल मींस इलेक्ट्रॉन एज अ फ्रैक्शन तो लूज गेन हो नहीं सकता। जैसे हमने पहले बात किया, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फर्दर इसके नीचे क्या है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता अभी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन होता है तो एज अ होल होता है वो। अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना, 2 ही लूज होगा। 2.4 इलेक्ट्रॉन लूज गेन नहीं हो सकता, 2.4 इलेक्ट्रॉन बनेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन या 2 होगा या 3 होगा, 1 होगा या 2 होगा, 5 होगा या 6 होगा, 5.2, 6.9, 7.2 नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे इंटीजर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लूज गेन होगा। 5 इलेक्ट्रॉन लूज n इक्वल टू 5, लूजिंग ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल टू -10।
इसलिए मैंने जो n की वैल्यू लेनी है आपको, वो नेगेटिव में भी ले सकते हैं, पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए, ना कि वो कोई रेशनल नंबर या फ्रैक्शन। तो हमारे पास चार्ज निकालने का फॉर्मूला आ गया Q इक्वल्स टू NE, और हमने इसको क्वांटाइजेशन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है किसी सिस्टम का वो E के मल्टीपल है, E यानी कि 1.6×10⁻19 के मल्टीपल हमेशा है। इसको अगर स्टेटमेंट के टर्म में देखें तो टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, या यू कैन से एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और बात करते हैं एक लास्ट प्रॉपर्टीज की, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जब बात कंजर्वेशन की हो रही है, यहां पे मैं एक बात और बताना चाहूंगा। आपने ये कंजर्वेटिव लॉ, जो कंजर्वेशन है, चार कंजर्वेटिव लॉ है हमारे पास फिजिक्स के अंदर, चार कंजर्वेटिव लॉ होते हैं, जिसमें आपने लगभग सबके बारे में सुना ही होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत ही पॉपुलर लॉ है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कन्वर्ट्स वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, दिस इज द मेन लाइन, वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। कंजर्वेशन ऑफ मास भी होता है, केमिकल रिएक्शन में इसको फॉलो करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपने कैलेमेटिक्स में पढ़ा होगा, मैकेनिक्स में 11th स्टैंडर्ड में। और एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है। पहले तो मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर लेता हूं, फिर थोड़ा सा हटके बताऊंगा मास के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो फंडामेंटल टैगलाइन है कंजर्वेटिव लॉ में। लेकिन इसके आगे बताओ जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या, तो चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट चार्ज कैन बी डेवलप्ड ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ पेयर्स। चार्ज को पेयर के फॉर्म में डेवलप किया जा सकता है। सिंगली आप चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप कहीं से पॉजिटिव चार्ज नहीं बना सकते, ना किसी नेगेटिव चार्ज को आप हटा सकते हो। चार्ज अगर डेवलप होगा जब भी, तो पेयर के फॉर्म में है। पेयर का मतलब यहाँ पे वो पोल्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ बनेगा जब भी बनेगा। अगर एक पॉजिटिव बनेगा तो एक नेगेटिव भी बनेगा साथ साथ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू बी पॉजिटिव चार्ज, तो सेम टाइम वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी करेगा टू बी द नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ बनते हैं, या तो नहीं बनेंगे या बनेंगे तो एक साथ बनेंगे। तो टोटल हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, टोटल हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे वो चार्ज डेवलप हो चाहे ना हो। तो चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, but it can be developed always in form of pairs. Hence, the total charge of the system always remains constant and conserved. इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कंप्लीट हो गया। अब एक टॉपिक और हम चार्ज पे डिस्कस करने वाले हैं, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। फिर हम चार्ज टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक चीज और मैं बताने वाला हूं कंजर्वेटिव लॉ में, क्या मास वाकई कंजर्व है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर। सोचिएगा एक बार, क्या मॉडर्न फिजिक्स में मास को कंजर्व रख सकते हैं? अगर नहीं फिर वो लॉ वैलिड नहीं है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।